आज मैं आपको मानव में श्वसन के बारे में बताऊंगी। मानव का श्वसन तंत्र बहुत सारे श्वसन अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं तथा सहायक श्वसन अंग में नासामार, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वास नली ये सब आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सहायक श्वसन अंग के बारे में बताऊंगी। सहायक श्वसन अंग में सबसे पहले क्या है? नासामार्ग। नासामार्ग नासिका जो होती है, नासिका में दो वहा नासा छिद्रों द्वारा नासिका जो होती है दो वहा नासा छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसमें बीच में एक दीवार सी संरचना होती है दो नासा छिद्रों के बीच में। उसे बोलते हैं नासा पट। नासा पट के द्वारा दाएं और बाएं नासा छिद्र में डिवाइड होता है। अब इसमें इस भाग में देखा जाए तो एक छोटे छोटे हेयर यानी कि बाल होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो बाहर की वायु गई तो वो इसमें धूल ऊल के कण यहीं पे रह जाएं और क्लीन वायु, साफ वायु अंदर जाए फेफड़ों तक। तो इसका काम ये होता है, जो बाल होते हैं। और अंदर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। नासा के टेढ़ा मेढ़ा अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना भाग होता है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जो नासा मार्ग में बाद में खुलता है आके। और इसी मार्ग में श्लेष्म झिल्ली से श्लेष्म यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ बहता रहता है, जिसे कफ भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि जैसे बाल हैं जो बाहर हैं, नाक के प्रारंभ में जो बाल हैं छोटे छोटे, कुछ तो वायु के कण उसमें ही चिपक जाएंगे, और जो रह गए अगर कण या कोई बैक्टीरिया आ गया वायु के द्वारा तो वो इस श्लेष्म से चिपक जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, और क्लीन वायु जो होती है वो हमारे लंग्स में पहुंचेगी। तो ये भी हमारी हेल्प करता है। और दूसरा, इस श्लेष्म का काम क्या होता है? जो अंदर प्रवाहित होता रहता है कफ सा बॉडी, ये वायु जो हमारी आती है बाहर से नासा मार्ग द्वारा, तो वो किसी और टेम्परेचर पे होती है और बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो ये जो है बॉडी के टेम्परेचर पर लाती है और नम बनाए रखती है पूरे ट्यूब को। तो ये श्लेष्म का काम आपको हमने बता ही दिया। अब इसके बाद आप आ जाओ फिर ग्रसनी। यहाँ से ये नासा मार्ग कहाँ पे खुला? ग्रसनी में खुला। ये ग्रसनी भाग आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में भी। पाचन तंत्र में भी जब भोजन आता है तो ग्रसनी में ही आता है, और वायु आई तो ग्रसनी में आई। लेकिन यहाँ पर भी ये डिवाइड जो होता है, जब भोजन आता है तो ग्रसनी वो नासा मार्ग से यवला पार्ट लगा रहता है, यवला उपास्थि का बना हुआ, जो जब भोजन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नाक में ना जा पाए, इसके लिए वो ढक्कन से वहाँ पे लगा देता है। कौन सा? यवला। ये आप पाचन तंत्र में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे ये ग्रसनी पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे भोजन और वायु दोनों आते हैं। अब यहाँ पे भोजन का अलग ट्यूब चली जाती है, भोजन नली, और ये अलग नली आ जाती है इसे। तो यहाँ पे जब ग्रसनी से भोजन भी जा रहा, वायु भी जा रही, तो वायु वाला जो भाग है, छिद्र है, वो कंठ द्वार में खुलता है। ठीक है। और कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना लगी रहती है, जिसे बोलते हैं घाटी डापन या इपिग्लोटिस बोलते हैं। ये उपास्थि का बना हुआ होता है, लचीला ऊतक का। इसका काम सिर्फ क्या होता है? जैसे ही भोजन आया तो वो अपनी ट्यूब में ही चला जाए, इस ट्यूब में ना जा पाए, इसके लिए इस पर ढक्कन सा लगा देता है। इसके बाद ये कंठ द्वार है। अब कंठ द्वार में जब वायु आती है, जब ये कंठ द्वार है, कंठ द्वार में ये है कंठ द्वार। इस कंठ द्वार में दो जोड़ी पेशीय ऊतक के बने हुए वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? का काम होता है कंठ में वायु की टक्कर से ध्वनि का निर्माण करना। ये काम होता है। ये दो जोड़ी होते हैं और इससे ध्वनि का निर्माण होता है। जब वायु कंठ से बाहर निकलती है तब भी टकरा कर ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब कंठ में आती तब भी टकरा कर ध्वनि का निर्माण होता है। तो इनमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ये कंठ में। इसके बाद फिर अगली संरचना का क्या आती है? श्वास नली। श्वास नली की लंबाई लगभग 17 सेंटीमीटर भी देते हैं, कहीं 10 से 12 सेंटीमीटर भी देते हैं, और कहीं 12 से 14 भी दिया गया है। तो आप लोग 10 से 14 मान के चलिए,
लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें ये आपको ये छल्ले नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। हाइलिन कार्टिलेज की अधूरे छल्ले होते हैं सी के आकार के। इनका काम क्या होता है, जब वायु, जैसे हर टाइम तो वायु फ्लो होती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वायु नहीं है, तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले होते हैं ये ट्यूब को चिपकने नहीं देते हैं, क्योंकि ये बीच में होते हैं। ठीक है, तो इनका काम यही होता है कि वायु की अनुपस्थिति में ये श्वास नली को चिपकने ना देना। इसके बाद ये जो श्वास नली होती है ये 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, 2 भागों में, एक भाग एक साइड के लंग्स में चला जाता है तो फेफड़े में, और दूसरा भाग दूसरे में चला जाए, और उसमें भी जाके ये कई शाखाओं में विभाजित होती चली जाती हैं, और लास्ट में जाके किनसे मिलती हैं, वायुकोश या एल्वेओलाई से में जुड़ती हैं, जाके अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती हैं जाके। ये श्वास नली 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। ये सीधी किससे कनेक्ट होती हैं, लंग्स से कनेक्ट होती है। यदि हम एक श्वसनी की संरचना देखें तो यहाँ पे ये क्या है, कंठ द्वार, ये वाला भाग कंठ द्वार है। इसके बाद ये यहाँ पे मैंने बताई थी अधूरे छल्ले, सी के आकार की अधूरे छल्ले नुमा संरचना होती हैं जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, ये श्वास नली को चिपकने नहीं देती वायु की अनुपस्थिति में। इसके बाद मैंने कहा ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग ये है, एक इधर का फेफड़ा बनाएगा, एक इस भाग में जाएगा, ये दूसरे फेफड़े में जाएगा। अब फेफड़े के अंदर भी इसकी अगर हम देखें श्वसनी की संरचना, तो ये फिर और भी ब्रांचेस में या शाखाओं में डिवाइड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये प्राथमिक श्वसनी, फिर इससे भी और शाखाएं बनी द्वितीयक श्वसनी, और इनसे भी और शाखाएं बनी, लेकिन लास्ट में जाके ये कूपिका से जुड़ती हैं, कूपिका में वायु भरती है जाके। तो ये हर श्वसनी लास्ट में किसमें, कूपिकाओं को बोलते हैं एल्वेओलाई। जैसे हमारे शरीर की एक इकाई जो होती है कोशिका होती है, ऐसे ही फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कूपिका को बोलते हैं एल्वेओलाई। ये कूपिकाएं जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका बोलते हैं, ऐसे ही ये फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या बोली जाती है, कूपिका या एल्वेओलाई भी इंग्लिश में बोलते से। अगर इसके देखें तो ये हर एक जो श्वसनी है, ये हर एक श्वसनी कई भागों में विभाजित होती हुई और लास्ट में कूपिका में मिलती है जाके। तो प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ एल्वेओलाई पाई जाती है, और नवजात शिशु में तो लगभग 2 करोड़ तक होती है। तो ये 15 करोड़ किस में है, प्रत्येक फेफड़े में, और लगभग 300 मिलियन बोल सकते हैं, 300 मिलियन दोनों फेफड़ों में मिला के लगभग में एल्वेओलाई पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु भरती है जाके। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे, पहले लंग्स के बारे में और चीज़ें बता दें। अब फेफड़े की संरचना देखें तो फेफड़ा इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, दायां फेफड़ा जो होता है वो कितने भागों में विभाजित है, 3 पिंडों में विभाजित दिख रहा होगा, 1, 2 और 3। ये खांच के द्वारा डिवाइड होता है। ठीक है, ये खांच है, तो इसमें 3 पिंडों में डिवाइड है दायां फेफड़ा, और बायां फेफड़ा कितने पिंडों में डिवाइड है, 2 पिंडों में। ये खांच के द्वारा इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये पूछ देते हैं कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में डिवाइड होता है और बायां फेफड़ा कितने पिंडों में डिवाइड होता है। अब दाहिने फेफड़े को देखें तो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा भी होता है, ये वाला, परंतु लंबाई में छोटा होता है। यानी कि ये दायां वाला फेफड़ा जो होता है कैसा होता है, कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, चौड़ाई में होता है, परंतु लंबाई में ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, दायां फेफड़ा लंबाई में नहीं होता लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होता है। यानी देखो इस तरीके से दायां फेफड़ा आकार में बड़ा और चौड़ा है, और बायां फेफड़ा
आकार में छोटा और लंबा है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को अंतर। और ये हृदय की तरह, ये हृदय है और इन दोनों को सपोर्ट कौन दिए है? डायफ्राम दिए है सपोर्ट। डायफ्राम देता है। जब सांस भरते हैं तो लंग्स फूलते हैं तो ये डायफ्राम अंदर की साइड मुड़ जाता है, थोड़ा दब जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम इस तरीके से संरचना बनाए रहता है, नहीं तो फिर इस तरीके से भी हो जाता है। आपको इतना बता दिया। अब लंग्स में बाहर की तरफ दो लेयर होती हैं, बाहर की तरफ दो आवरण होते हैं, एक बाहरी आवरण, एक अंदर आवरण। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसे फुफ्फुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस द्रव या प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं, जिसे प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुस द्रव बोला जाता है। ये फुफ्फुस द्रव जो होता है, फुफ्फुस गुहा को कोष्ठक या वायु कोश होते हैं, इनकी बाहरी सतह पर रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है। और ये रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है और रुधिर केशिकाओं में जो रुधिर होता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। तो इसका काम क्या होता है? वायु कोष्ठों से CO2 बाहर विसरित हो जाती है उन्हीं रुधिर केशिकाओं द्वारा, और ऑक्सीजन जो होती है O2 जो हम लोगों ने वायु द्वारा ली हुई है, फेफड़ों तक पहुंची है, वो ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं से रुधिर में विसरित हो जाती है। ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे और वायु कोष्ठों की ऑक्सीजन युक्त रुधिर केशिकाएं, इस प्रकार क्या होता है, वायु कोशों की ऑक्सीजन युक्त केशिकाएं आपस में मिलकर मोटी रुधिर वाहिनी बनाती हैं और अंत में कहाँ पे जाती हैं? पल्मोनरी वीन्स में खुलती हैं और यह सिरा हृदय को शुद्ध रक्त ले जाती है, रक्त यानी कि रुधिर यानी कि खून ले जाती हैं। अब ये पल्मोनरी वीन्स या फुफ्फुस सिरा, इन सब के बारे में आप हृदय क्या जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन सब का जिक्र मैं करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होगी। अब इसमें आपको जो लिखने वाले पॉइंट हैं, अगर अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस होती है, जो लिखने वाले पॉइंट हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देना, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी इसके जितने भी लिखने वाले पॉइंट हैं, जो आप अपनी नोटबुक पे लिख के इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बोल देना कि मैम मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल पाऊँगा, आप मुझे वीडियो बना के उसका सेंड कर दें, तो फिर मैं नोट्स का वीडियो बना के भेज दूँगी आपको, तो उसकी आप नोटबुक पे लिख लेना इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों वो आप बताइएगा, तो मैं फिर से कोशिश करूँगी। मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग ही है मेरी, तो धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ कि यूट्यूब पे किस तरीके से टीचिंग की जाती है, क्योंकि क्लासेस में तो मैंने बहुत पढ़ाया है, बट यूट्यूब पे मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है। थैंक यू।